इस वक्त देश में तीनों सेनाओं में अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा अग्निवीर स्कीम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर से अग्निवीर अजय कुमार के मुआवजे को लेकर। और ये कहा गया कि जो उनको अभी तक 98 लाख के आसपास मिले हैं वो मुआवजे का इंश्योरेंस का पैसा है। इस पूरे मामले में रक्षा मंत्री का भी बयान आया। आप कैसे इसको देखते? देखो, जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, अजय कुमार जी की फैमिली को 98 लैक्स ऑलरेडी, जब ये संसद में मुद्दा उठा था उस समय 98 लाख ऑलरेडी पे कर दिया गया था नेक्स्ट ऑफ किन को। उसमें 48 लाख इंश्योरेंस गवर्नमेंट का तरफ से था, वो पेमेंट हुआ था। एक 50 लाख बैंक का एक इंश्योरेंस होता है, वो होता है। बैंक में जो डीएसपी अकाउंट्स होते हैं, जो आर्मी एंड बैंक के एक एग्रीमेंट के अंदर होते हैं, उसमें जब अकाउंट खोलते हैं तो 50 लाख का इंश्योरेंस होता है ऑटोमेटिक। वो 50 लाख पे हुआ है। जो 48 लाख इंश्योरेंस का पेमेंट है, ये समझना जरूरी है कि ये पेमेंट कंट्रीब्यूटरी नहीं है। इसका मतलब अग्निवीर इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर्ड एंड पेमेंट होता है। अगर एक नॉर्मल सोल्जर को कंपेयर करें तो वो कंट्रीब्यूट करता है रफली 5000 पर मंथ, एंड उसका पेमेंट, उसका इंश्योरेंस होता है। तीनों सर्विस में थोड़ा सा डिफरेंस है, 50 से 60 लाख के करीब इंश्योरेंस होता है, बट वो कंट्रीब्यूटरी होता है। तो इसमें नॉन कंट्रीब्यूटरी है, वो पेमेंट हो चुका है। टोटल 98 लाख जा चुके हैं, बाकी 67 लाख जाएंगे और टोटल 1.65 करोड़ पेमेंट होगा। ये तथ्य है। 67 लाख क्यों नहीं हुआ? ऐसा जब भी हादसा होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक पुलिस रिपोर्ट आती है। वो उसमें उसके बाद पूरा ये एस्टैब्लिश होता है कि बैटल कैजुअलिटी है या फिजिकल कैजुअलिटी एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है या फिजिकल कैजुअलिटी नॉन एट्रीब्यूटेबल। अगर बैटल कैजुअलिटी एंड फिजिकल कैजुअलिटी एट्रीब्यूटेबल है तब वो पेमेंट दिया जाता है। इसलिए ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होना जरूरी है, और ये हर केस में होता है, चाहे अग्निवीर हो चाहे नॉर्मल सोल्जर हो, हर केस में होता है। और वो पेमेंट अग्निवीर का ये एक्सग्रेशिया 44 लाख होता है। बाकी आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से होता है, उसका बैलेंस जो पे है उसके पूरे टेन्योर का वो पे किया जाता है, वो टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं। एंड जो सेवा निधि पैकेज है वो पे किया जाता है। तो ओवरऑल 67 लाख और पे किया जाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी बहुत रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में 20 लाख और पेमेंट जा चुका है। तो उस समय जब संसद में मुद्दा उठा था तब से 98 लाख था, 20 लाख और जा चुका है। अभी प्राइमरली 44 और लाख बैलेंस है। तो ये तथ्य है। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद जब उन्होंने कहा कि उनको 98 लाख के आसपास मिल चुका है, फिर दोबारा राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको, उनका परिवार का कहना है कि ये सेना या सरकार का पैसा नहीं, ये तो इंश्योरेंस का पैसा है। आपने जैसे कहा, तो ये माना जाए कि जो पैसा 98 लाख और उसके बाद 20 लाख, ये सारा पैसा सेना सरकार के द्वारा दिया गया। हाँ, 48 लाख इंश्योरेंस तो डायरेक्टली सरकार के द्वारा है। 50 लाख आप सोच सकते हैं बैंक के द्वारा है, पर उसमें भी ये आर्मी एंड बैंक के एग्रीमेंट के अंदर डीएसपी अकाउंट के लिए ये प्रावधान है कि उसमें इंश्योरेंस होगा 58 लाख का। जब ये डीएसपी अकाउंट खोलते हैं तो उसमें अग्निवीर का डीएसपी अकाउंट खुलवाया जाता है, एंड उसमें उसके कारण 50 लाख और मिलते हैं। तो है तो इसमें भी आर्मी की बैकिंग से ही है। बाकी 67 लाख जो है वो पूरा गवर्नमेंट पेमेंट है, एक्स ग्रेशिया है, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड है, उसके बैलेंस पेमेंट है, सेवानिधि की जो कंट्रीब्यूशन है, मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, वो है। सो टोटल 1.65 करोड़ मिलेगा। तो अगर एक रेगुलर सोल्जर के को देखें, अगर वो उसके साथ इस तरह की दुर्घटना होती है, और एक अग्निवीर जो हम अजय कुमार की बात करें, तो उसमें क्या अंतर आप पाते हैं? रेगुलर सोल्जर को कितना मिलता है और एक अग्निवीर को कितना? अगर सिमिलर सिचुएशन नॉर्मल सोल्जर से कंपेयर की जाए तो एक्चुअली अग्निवीर को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जो लमसम पेमेंट है, जो मैं 1.65 की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल सोल्जर से ज़्यादा है। एक और बात है, नॉर्मल सोल्जर का अगर होता है तो बैटल कैजुअलिटी में एक पर्टिकुलर पेमेंट होता है, वो 44 लाख, 44 या 45 लाख है। फिजिकल कैजुअलिटी एट्रीब्यूटेबल है, वो 25 लाख के अंदर है, इफ़ आई रिमेंबर फिगर राइट। वेयर अग्निवीर में एक सिंगल फिगर है 44 लाख। सो ये अच्छी फिगर है अगर सोल्जर से कंपेयर किया जाए।
ओवरऑल पेमेंट अगर लमसम देखा जाए तो एक नॉर्मल सोल्जर से ज़्यादा है। बट ये बात सही है कि नॉर्मल सोल्जर की टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रीवियस एंट्री में थी वो पेंशनेबल है। देयरफॉर एक जो मेन डिफरेंस है वो फैमिली को जो पेंशन मिलती है इस केस में नहीं है, बिकॉज वो टर्म्स एंड कंडीशन का हिस्सा नहीं है। अब सवाल सर ट्रेनिंग को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई आप दो तरह के जवान बना रहे हैं सेना में, एक जो रेगुलर है और एक इस तरह का अग्निवीर। उनकी ट्रेनिंग को भी लेकर, उसको लेकर, क्योंकि आप वायुसेना प्रमुख रहे हैं, आपके समय इस ट्रेनिंग, इस स्कीम की एक तरह से शुरुआत उस वक्त हुई थी। देखो, दो तरह के जवान वाला सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सारी इंडक्शन तीनों सर्विसेज में सिर्फ अग्निवीर स्कीम से है। एंड ये भी एक मुद्दा था डिस्कशन में कि पहले इसको पार्ट किया जाए और पार्ट नॉर्मल रखा जाए, एंड उसके अगेंस्ट यही पॉइंट था कि नहीं, दो तरह की एंट्री नहीं हो सकती। तो ये दो तरह के जवान नहीं है। अब जितनी एंट्री होगी एंड अप टू 4 साल की जो सर्विस होगी तीनों सेनाओं में अग्निवीर में, वो सिंगल एंट्री है, तो दो तरह के जवान नहीं होंगे, पहली बात। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, इसमें काफ़ी ऐसी धारणा दी जा रही है, सब नैरेटिव गलत है। सबको एक ब्लैंकेट 6 महीने की 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, उसके बाद वो अपनी तीनों सर्विसेज में, उसके बाद अपनी डिफरेंट यूनिट्स में जाते हैं। सवाल ये होता है, टेक ट्रेड्स में थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एयरफोर्स का एग्जांपल दूं, तो पहले 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको एक डेडिकेटेड, हम टाइप ट्रेनिंग स्कूल बोलते हैं, सपोज किसी एयरक्राफ्ट के यूनिट में पोस्ट हो रहा है, उस एयरक्राफ्ट की एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग उसको दी जाती है। ये तकरीबन 8 वीक्स का एक ट्रेनिंग पैकेज है, वो दी जाती है। उसके बाद वो यूनिट में जाता है, वहाँ उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। वो ऑन जॉब ट्रेनिंग में ऑब्जर्व करता है, असिस्ट करता है, एक टीम के साथ रहता है, सब कुछ सीखता है, ऑब्जर्व करता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसका स्किल टेस्ट होता है। इस सब प्रक्रिया में करीब 4 से 5 महीने हो जाते हैं। वो जब स्किल टेस्ट पास करेगा तब वो इंडिपेंडेंटली जहाज पे काम कर सकता है। तो ये कहना सोचना, एंड ऐसी ही ट्रेनिंग पैटर्न आर्मी में होगा टेक्निकल्स के लिए, एंड नेवी में होगा। तो ये एक सोचना और कहना बिल्कुल गलत है कि ये अनट्रेंड है, नॉट एडिक्वेटली ट्रेंड है। जिस टास्क के लिए वो एम्प्लॉय हो रहे हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग है, खाली 6 महीने की मत सोचो, उसके बाद भी ट्रेनिंग होती है। जिसमें भी, अब मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, जो नॉन टेक्निकल है वो तो 6 महीने के बाद अपना जाते हैं, वो भी अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। बट टेक्निकल का जहाँ ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरह से उसको फॉर्मेट किया गया है। जब वो स्किल टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद वो जहाज पे काम करता है, या रेडार पे काम करता है, मिसाइल्स पे काम करता है, जहाँ भी वो पोस्टेड है। तो ये बिल्कुल सोचना गलत है कि वो एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं है। और ऐसी ऐसी धारणा आर्मी में के लिए भी है कि वो नॉर्मल सोल्जर से क्या कम होगा, वो लड़ाई में क्या कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड हमें अपनी सेनाओं पे, हमें तो अपना सेनाओं पे विश्वास होना चाहिए, हमें उन पे गर्व है कि हर चीज़ को जो हैंडल करते हैं वो पूरी प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो जो आर्मी अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है उनको कॉम्बैट रेडी करने के लिए, वो पूरी तरह से उनको सक्षम बनाएगी। ये सवाल ही नहीं है कि वो किसी तरह से कम होंगे अपने कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में। आर्मी का काम ही वो जो ट्रेनिंग से डील करते हैं। और जो अगर अब देश को हम बाकी देशों से तुलना करें, इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं, कई देशों में युद्ध के भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, हमारे सामने चीन की भी चुनौती है, उन देशों से अगर तुलना करें तो इस वक्त अग्निवीर स्कीम को आप कहाँ पाते हैं? देखो, बहुत सारे विकसित देशों में सिमिलर स्कीम्स हैं। यूएसए ले लो, यूके ले लो, इसराइल ले लो, चाइना को देख लो। कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, कहीं 4 साल है, कहीं कहीं 4 साल एक्टिव प्लस 4 साल रिजर्व, ऐसे हैं। ओके, सिमिलर नेचर इंडक्शन लगभग सभी विकसित सेनाओं में है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि ये तो सिर्फ हमने कुछ नया शुरू कर दिया जिसपे कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ना हो, या हिस्टोरिकल हमारे पास रिजल्ट्स ना हो, या इस तरह के ट्रेनिंग पैटर्न्स कहीं और नहीं है। ये एक आगे की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एक इंडक्शन का तरीका है जो जो मॉडर्न है, एंड जिससे हमारी सेनाएं और यंग होंगी। जो जो कॉम्बैट इफेक्टिव पीरियड होता है उसमें यूथफुल प्रोफाइल होगी, कम से कम 4 से 5 साल एज लोअर होगी जो कॉम्बैट जोन में पार्ट ले रहे हैं। एंड टेक्निकली देखा जाए तो ज़्यादा सक्षम एंट्री होगी, वो जल्दी सक्षम बनेंगे और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। जो 25% हम रिटेन करेंगे सर्विसेज में, वो हमारा जो इतना बड़ा इंडक्शन है, उसमें से जब हम 25% लेते हैं तो वो बहुत हाई कैलिबर
हाई कैपेबिलिटी लोग होंगे। उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में लोगों को आप बाहर कर रहे हैं, उस पर रिव्यू की बात चल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। आपको लगता है इसको रिव्यू करने की जरूरत है, उस परसेंटेज को बढ़ाया जाए तो जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर ये बात खत्म हो जाएगी? देखो, सबसे बड़ी बात है जो 75% बाहर जाएंगे उनके लिए हम क्या प्रावधान कर रहे हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रावधान किए हैं। CAPFs में रिजर्वेशन, ज़्यादातर गवर्नमेंट, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, DPSUs हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कॉरपोरेट्स हो, हर जगह ये डिस्कशन करके उनके लिए जगह फिक्स की जा रही है। तो सबसे ज़रूरी है पहले 75% को, पहले तो उनकी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट होगी। वो जब बाहर जाएंगे तो काफ़ी स्किल्ड होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। उनको अगर जॉब सिक्योरिटी देनी है तो सबसे ज़रूरी है इस तरह की रिजर्वेशन, एंड उनको थोड़ा सिक्योरिटी रहेगी कि इन चीज़ों में हम आसानी से एंटर करेंगे, उनके लिए प्रायोरिटी होगी। दूसरी बात यह है कि उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो सेवानिधि पैकेज है वो उनको हेल्प करता है। जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाके नया कुछ करना चाहते हैं, उनको भी सक्षम किया जाता है। तो ये एक इस स्कीम का जरूरी हिस्सा है, और उस हिस्से पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट किया है कि हम उनको प्रायोरिटी देंगे, बाकी कुछ स्टेट्स ने नहीं किया है। तो हमको सब स्टेट्स को बोलना चाहिए कि आप सब इसमें प्रायोरिटी दें। तो हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए, कैसे हम ये 75% को अच्छे जॉब्स में एंड सोसाइटी में जब बाहर आते हैं, सब जगह उनको जॉब मिले एंड उनकी सिक्योरिटी बढ़े। लेकिन सर, अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुए उसमें विपक्ष ने इसको काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया राज्यों में, और कई राज्यों में हो सकता है हुआ कि सरकार को नुकसान भी इसका हुआ। आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है? जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनको, चाहे परसेंटेज बढ़ाने की बात हो या दूसरे जो मुद्दे हैं, उनको सरकार को सुनना, रिव्यू करना चाहिए। जरूर, हर स्कीम में रिव्यू होता है, वो हर स्कीम का प्रोसेस होता है। एंड रक्षा मंत्री खुद बोल चुके हैं इस बात पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कई बार ये बात बोली है कि इसमें हम रिव्यू जरूर करेंगे। अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, एक साइकिल भी पूरी नहीं हुई है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी ये इनपुट्स आ रही हैं कि परसेंटेज को थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, हमारी लेवल ऑफ रिजर्वेशन CAPF में दूसरी जगह और होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि जैसे कई वेटरन्स ने बोला है कि पहले भी रिजर्वेशन थी, जो लोग बाहर जाते थे, बट वो होता नहीं था। तो ऐसे कैसे इंश्योर किया जाए कि जब हम बोल रहे हैं CAPF में रिजर्वेशन है, दूसरी जगह रिजर्वेशन है, वो फ्रैक्टिफाई करेंगी। तो उन सब को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इन सब चीज़ों को इन पे ज़रूर काम होगा। एंड जब ये स्कीम रिव्यू होगी, एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इनफैक्ट अग्निवीर से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि उनके क्या पॉइंट्स हैं। ज़्यादा कुछ पॉइंट्स जैसे आए हैं, कुछ को हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को फैक्टर किया जाएगा एंड रिव्यू जरूर होगा। बट वो उसको पॉजिटिव तरीके से इनपुट्स देने चाहिए, जिसको भी जो अपना इस संदर्भ में बोलना चाहिए। ये मीडिया में एंड पब्लिक स्फीयर में इस डिबेट को नहीं लाना चाहिए कि आर्मी की ये इंडक्शन ख़राब हो गई है, आर्मी का मोरल, इसको पॉलिटिकल उसमें नहीं खींचना चाहिए, आर्मी की ट्रेनिंग को एंड आर्मी के मुद्दों को। जो इनपुट्स हैं वो चीफ्स को देनी चाहिए, एंड जब रिव्यू होगा वो सारी कंसिडर की जाएंगी। वो सही तरीका है इन सब चीज़ों को डील करने का। ये नहीं आपको लगता है कि इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी कह रहे हैं कि इसको रिव्यू होना चाहिए, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपका ये कहना? हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी इनपुट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देने चाहिए, एंड जब रिव्यू होगा सारे इनपुट्स जरूर देके जाएंगे। वही सही तरीका है। आर्मी की ट्रेनिंग को और आर्मी की कैपेबिलिटी को राजनीति में नहीं खींचना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का कहना है कि अग्निवीर अग्निपथ जो स्कीम है उसको लेकर, ट्रेनिंग को लेकर या इस स्कीम को लेकर राजनीतिक सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। उसको जहां तक उस स्कीम को लेकर जो इनपुट हैं वो सरकार के पास पहुंच रहे हैं और उसको रिव्यू भी किया जाएगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली।